जय हिंद दोस्तों। फिजिकल ज्योग्राफी के इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कांट महोदय की परिकल्पना क्या है। आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना क्या है। यह जो टॉपिक है जेम्स जीन्स का, अगर हम इसको एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो बीए प्रथम वर्ष के एग्जाम में हर अगले साल यानी कि एक साल गैप करने के बाद हर साल इस क्वेश्चन को पूछा जाता है लॉन्ग आंसर में। इसमें एक शब्द आता है फिलामेंट, उसके बारे में भी हर साल या एक साल बाद 2 नंबर के प्रश्नों में पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे द टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना क्या है, इस परिकल्पना को ज्वारीय परिकल्पना ही क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी जेम्स जीन्स की मतलब जेम्स जीन्स थे कौन। अगर बात करें हम जेम्स जीन्स की तो एक अंग्रेज विद्वान थे। जेम्स जीन्स एक अंग्रेज विद्वान थे। इन्होंने सन 1919 ईस्वी में एक परिकल्पना दी जिसको ज्वारीय परिकल्पना कहते हैं। इस परिकल्पना को ज्वारीय परिकल्पना क्यों कहते हैं वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ज्वारीय परिकल्पना, जेम्स जीन्स जो कि एक अंग्रेज विद्वान थे, सन 1919 ईस्वी में एक परिकल्पना देते हैं ज्वारीय परिकल्पना। यह परिकल्पना इस समय तक तो बहुत मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन करके जेफरीज महोदय, इसी परिकल्पना में जेफरीज महोदय कुछ इसमें संशोधन करते हैं। 1929 ईस्वी में संशोधन करते हैं। जेफरीज महोदय के संशोधन के बाद यह परिकल्पना बहुत लोगों के द्वारा मतलब मान्यता प्राप्त की गई। इसकी परिकल्पना की जो महत्व था वो बढ़ गया। तो यह जो संशोधित परिकल्पना थी वह क्या थी, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जेम्स जीन्स की कुछ मान्यताओं की बात करेंगे। जीन्स की कुछ मान्यताएं, कल्पना मान लीजिए, इनको कल्पना कहते हैं, जीन्स की कल्पना। तो जेम्स जीन्स कुछ कल्पना करते हैं, इसको मान्यताएं भी कहते हैं, या इनके द्वारा स्वयं कल्पित मान्यताएं थी। तो जेम्स जीन्स सबसे पहले मान लेते हैं कि जो सौर मंडल का निर्माण हुआ है, ग्रहों का निर्माण हुआ है, उसमें केवल सूर्य का ही महत्व नहीं है, सूर्य के साथ एक और साथी तारा भी रहता है। सूर्य प्लस एक साथी तारा, दोनों मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। दूसरी कल्पना इनकी क्या होती है, दूसरी बात ये कहते हैं कि जो सूर्य था, सूर्य एक बहुत बड़ा आग का गोला था, एक बड़ा आग का गोला था। फिर इनकी कल्पना आती है, ये मानते हैं कि जो साथी तारा था, ये साथी तारा बहुत विशालकाय था, बहुत विशालकाय था। इसका जो आकार था सूर्य से काफी बड़ा था, आकार सूर्य से काफी बड़ा था। साथ ही इसका आयतन था, आयतन भी सूर्य से ज्यादा था। सूर्य एक आग का गोला था प्रारंभ समय में, साथी तारा विशालकाय था, सूर्य से बहुत बड़ा था तथा आयतन भी उसका सूर्य से ज्यादा था। फिर ये क्या मानते हैं, ये सब इनकी कल्पना है, ये सब ऐसा हुआ ना हुआ वो अलग बात है, लेकिन ये खुद स्वयं मान लेते हैं ये सबको। फिर ये मानते हैं कि जो सूर्य था स्थिर था, सूर्य अपने जगह पर स्थिर था। इनकी ध्यान से सोचिएगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। सूर्य अपने जगह पर स्थिर था और सूर्य जो फिर वही सूर्य जो था अपने जगह पर गतिमान था, घूम रहा था, अपने जगह पर घूम रहा था। अब आप सोचेंगे कि सूर्य स्थिर भी था और सूर्य घूम भी रहा था, ये सब एक साथ दोनों संभव कैसे है। तो आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे ये मार्कर है, अगर हम मार्कर को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, साफ दिख रहा होगा कैमरे में, अगर मार्कर को हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो जो ये मार्कर है अपने जगह पर तो स्थिर है, अपनी जगह से कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन अपने स्थान पे ही घूम रहा है। अगर हम बात करें, जैसे ये मार्कर है, इस तरह से घूम भी रहा है, अपनी जगह को छोड़ भी रहा है, लेकिन जो कल्पना में जीन्स मानते हैं कि जो सूर्य था अपने जगह पर स्थिर था, यानी कि अपने जगह पर स्थित है ये मार्कर, और साथ ही घूम भी रहा था, यानी कि अपने स्थान पे ही घूमना कर रहा था। शायद आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। फिर क्या मानते हैं ये जीन्स, मानते हैं कि जो साथी तारा था, विशालकाय साथी तारा, वो धीरे धीरे सूर्य की ओर अग्रसर था, सूर्य की ओर अग्रसर, यानी कि विशालकाय तारा धीरे धीरे सूर्य की ओर आ रहा था। सूर्य की ओर आने की वजह से
सूर्य में एक ज्वारीय प्रभाव पड़ा। सूर्य में एक ज्वारीय प्रभाव पड़ा। ये सब थी जीन्स की कल्पना, उनकी मान्यताएं। अब इस मान्यताओं के आधार पर जेम्स जीन्स अपनी जो बातें हैं उसको कैसे सिद्ध करते हैं, कैसे उसको एक थ्योरी में लाते हैं, ये सब हम देखते हैं। तो अब देखते हैं जेम्स जीन्स क्या कहते हैं। तो जेम्स जीन्स कहते हैं कि जो विशालकाय साथी तारा था, सूर्य के पास ज्यों-ज्यों आ रहा था त्यों-त्यों सूर्य पे ज्वारीय शक्ति का प्रभाव पड़ता गया। अब क्या होता है ज्वारीय शक्ति, ज्वार क्या होता है? तो आपने बचपन से सुना होगा ज्वार और भाटा की परिकल्पना, ज्वार और भाटा। तो जैसे सूर्य और चंद्रमा का जब आकर्षण शक्ति पृथ्वी पे पड़ता है तो पृथ्वी का जो जलीय भाग होता है यानी कि सागरीय भाग, उसमें एक लहर उठती है, इसे हम ज्वार कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि तो धरातल का जो ठोस भाग होता है, धरातल होता है, उस पर क्यों नहीं मतलब ज्वार उत्पन्न होता है? तो क्योंकि ठोस का जो कण होता है आपस में एक पास सटे होते हैं, जिसके वजह से यह जो प्रभाव होता है केवल जलीय भाग पे ही होता है। तो ठीक वही जो प्रोसेस है ज्वार का प्रोसेस, ज्वार की परिकल्पना, उसी प्रोसेस के हिसाब से जो जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना थी कि साथी तारा विशालकाय था और जो सूर्य था वह छोटा था, जिसकी अपेक्षा जिसकी साथी तारा का प्रभाव सूर्य पे पड़ता है और एक ज्वारीय परिकल्पना की उत्पत्ति होती है, एक उभार आता है। तो इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि जेम्स जीन्स अपनी परिकल्पनाओं को कैसे सत्यापित करते हैं। तो जेम्स जीन्स मान लेते हैं कि एक जो सूर्य था ये हमारा सन है और एक विशालकाय उससे कई गुना बड़ा तारा था, साथी तारा जिसको कहते हैं, कहा उसका नाम दिया था। ये सूर्य का अपना एक अलग कक्ष था, साथी तारा का एक अपना अलग कक्ष था। तो सूर्य का जो साथी तारा था उसका प्रभाव सूर्य पे पड़ रहा था, जिसके कारण इसमें एक उभार आ रही थी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसमें ज्वार उत्पन्न हो रही थी। अब वो बताते हैं कि ज्यों ज्यों ये साथी तारा सूर्य के नजदीक आता गया, जैसे यहां से आगे आया, यहाँ आया, यहाँ और पास हुआ, ज्वारीय शक्ति और प्रभावित हुआ, जिससे कि ज्यादा उभार हुआ, फिर और पास में आया। जैसे जैसे तारा पास आता गया उस वजह से गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ती गई, जिसके वजह से इसमें उभार ज्यादा होता गया। एक ऐसी स्थिति आएगी जब यह तारा सूर्य से दूर होने लगा, लेकिन जिस समय सूर्य के सबसे नजदीक था उस समय सूर्य से एक सिगार के रूप का पदार्थ, इससे जो उभरा हुआ पदार्थ था सिगार के रूप में बाहर निकला। इसको उन्होंने फिलामेंट नाम दिया। फिलामेंट कैसे सत्यापित करते हैं? जो सूर्य था, साथी तारा था, साथी तारा सूर्य के पास आता गया, इसमें उभार आती गई। जब वो एकदम नजदीक आया तो इसमें से एक सिगार के आकार का हजारों किलोमीटर लंबा पदार्थ निकला, जिसको उन्होंने फिलामेंट नाम दिया। अब यह फिलामेंट, यह जो पदार्थ था सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तो आपका एक सवाल बनता है यहाँ पे कि मतलब आप लोग पूछ सकते हैं कि जो साथी तारा का जो प्रभाव में यह फिलामेंट क्यों नहीं आया, क्यों नहीं साथी तारा के साथ ही यह मतलब इसके आकर्षण में आके इसके साथ ही क्यों नहीं यह चलने लगा? तो इसको जेम्स जीन्स साधारण शब्दों में बताते हैं कि जो साथी तारा था और जो सन का जो अपना घूमने का कक्ष था वो दोनों का अलग अलग रास्ता था, जिसके वजह से जब साथी तारा सूर्य से दूर होता गया तो यह जो फिलामेंट था वह इसके आकर्षण शक्ति से भी दूर होता गया, जिसके वजह से यह सूर्य की आकर्षण शक्ति था उसके चारों ओर घूमने लगा उसके शक्ति के वजह से। इसके बाद से यह बताते हैं कि यह घूमते घूमते एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें जो फिलामेंट था वह ठंडा हो गया। शुरू में तो यह बहुत गर्म था क्योंकि सूर्य आग का गोला था, सूर्य से ही निकला हुआ पदार्थ तो गर्म, जाहिर सी बात है गर्म होगा, लेकिन घूमते घूमते एक प्रोसेस के बाद यह ठंडा हो जाता है। अब ठंडा होने के बाद क्या होता है? ठंडा होने के बाद अगर हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं फिर उसको जब ठंडा करते हैं तो उसमें संकुचन की स्थिति होती है, यानी कि वह सिकुड़ जाता है। तो यह भी फिलामेंट जो था सिकुड़ने लगा, सिकुड़न इसमें पैदा हो गई। सिकुड़ने के बाद क्या हुआ? फिलामेंट, जेम्स बताते हैं कि सिकुड़ने के बाद फिलामेंट कई टुकड़ों में टूट गया, कई टुकड़ों में टूट गया। अब टूटने के बाद क्या हुआ? एकदम जैसे सबसे पहले फिलामेंट था वह ठंडा हुआ तो उसमें सिकुड़न हुई, सिकुड़न होने के बाद वह छोटा हुआ, फिर कई टुकड़ों में टूटा। टूटने के बाद यही जाके आगे चल के 9 ग्रह की रचना कर दी है, 9 ग्रहों की रचना। तो यह जेम्स जीन्स की ग्रहों की या सौरमंडल के उत्पत्ति के बारे में उनकी संकल्पना, उनकी परिकल्पना जो ज्वारीय परिकल्पना थी यह रही। अब यहाँ तक ही उनकी परिकल्पना नहीं रुकती है, वे फिर इसके आगे एक स्टेप बढ़ के कहते हैं कि जो ये 9 ग्रह थे, 9 ग्रह,
इन नवग्रहों पे सेम उसी प्रोसेस से ज्वारीय परिकल्पना द्वारा सूर्य के, जैसे अब मान लीजिए सूर्य हो गया, सन हो गई, अब जो सूर्य से निकला हुआ फिलामेंट से जो 9 ग्रह बने हैं, ये 9 ग्रह सूर्य के अगल बगल रहे होंगे। अब सूर्य इनसे बड़ा है, सूर्य पर इन सब का ज्वारीय प्रभाव पड़ेगा, जिससे इन सब से कुछ कुछ पदार्थ निकलेंगे, ठंडा होंगे, ठंडा होकर सिकुड़ेंगे, सिकुड़ने के बाद वो टूटेंगे और फिर उससे उपग्रह बन जाएंगे, ये पहले तो इन्होंने 9 ग्रहों की रचना कर दिया ज्वारीय प्रभाव से, फिर सूर्य का ज्वारीय प्रभाव ग्रहों पे स्थापित करके उससे उपग्रहों की उत्पत्ति का सिद्धांत बता दिया। तो ये रहा जेम्स जीन्स का ज्वारीय परिकल्पना, जिनके माध्यम से उसने बताते हैं कि कैसे ग्रह और उपग्रह की रचना हुई। तो इसके बाद से किसी भी सिद्धांत हुआ, परिकल्पना हुआ, उसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाती है, जिसके बदौलत, जिसके पश्चात उसमें आलोचना की जाती है उसकी। तो अब हम देखते हैं इसकी आलोचना क्या है, इसका मूल्यांकन हम किस तरह से कर सकते हैं। अब देखते हैं हम जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना का मूल्यांकन किन बिंदुओं पे होता है, किन कसौटियों पे इनका मूल्यांकन होता है। तो हम इनका मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन में सबसे पहले हम दोनों पक्षों को देखेंगे कि इनकी जो परिकल्पना थी उसका महत्व किन स्थानों पे उनका महत्व है और कैसे उनकी आलोचना की गई है। तो हम देखते हैं कि शुरू में इनकी जो परिकल्पना थी उसकी बहुत सराहना हुई, बहुत सारे विद्वानों, वैज्ञानिकों द्वारा इनके परिकल्पना को खूब सराहा गया, खूब अच्छे तरीके से माना गया। लेकिन आगे चल के वर्तमान के कुछ दशक पहले से इनकी जो परिकल्पना थी उसकी कटु आलोचना की गई है, खूब आलोचना की गई उनकी परिकल्पना की। अब यह आलोचना किन किन बिंदुओं पे की गई है वो हम देखते हैं। सबसे पहले कुछ विद्वानों द्वारा कहा गया यह बात कि वर्तमान समय में जो ब्रह्मांड है उसमें 2 तारों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा है, 2 तारों के बीच की दूरी, तो उनकी बीच की दूरी है वो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि उन दोनों में मुठभेद की जो संघर्ष की स्थिति है वो कभी संभव ही नहीं हो पाती। जैसा कि जो जेम्स बताते हैं, दोनों तारे आपस में एक पास आते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ज्वारीय प्रभाव उत्पन्न होता है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि इन दोनों के बीच में इतनी दूरी है वर्तमान समय में कि ये कभी एक पास आए ही नहीं होंगे। तो इस आधार पे इनका पहली आलोचना की गई। उसके बाद से एक और आलोचना की गई। अगर आपको याद रहा होगा, हमने पिछली वीडियो में बताया था कांट का मूल्यांकन करते हुए कि केवल 9 ग्रह या 9 छल्ले ही कैसे निकले, बाकी या तो अधिक भी नहीं निकल सकते थे क्या, या कम भी नहीं निकल सकते थे क्या। तो उसी आधार पे यहाँ भी बताया गया है केवल 9 ग्रहों की ही रचना क्यों हुई। जो फिलामेंट ठंडा होकर संकुचन के बाद टूटा तो उसमें केवल 9 ग्रह ही क्यों बने, या तो अधिक भी बन सकते थे या कम भी बन सकते थे। उस आधार पे इनकी आलोचना भी की गई, 9 ग्रह ही क्यों। फिर बताया गया आगे चल के कि जो विशालकाय साथी तारा था, सूर्य का साथी तारा, उससे जो बड़ा वाला तारा था, वो आखिर फिलामेंट के टूटने के बाद चल कहाँ गया, यानी कि दोबारा उसकी चर्चा हुई क्यों नहीं, वह कहाँ गया। इस पे भी प्रश्न उठाया गया, जिसका जवाब हमारे जेम्स महोदय नहीं दे पाते हैं। साथी तारा कहाँ चला गया। इसके बाद फिर बताया जाता है, फिर कहा जाता है कि जिस प्रकार जब जो ठंडा हुआ था फिलामेंट, वह किस प्रोसेस से ठंडा हुआ, इसका सटीक और सही जवाब जेम्स जीन्स नहीं दे पाते हैं। फिलामेंट ठंडा क्यों हुआ। इन सभी बिंदुओं के आधार पर जेम्स जीन्स का जो परिकल्पना है उसको नकारा गया है वर्तमान स्थिति में। और वर्तमान समय में आधुनिक परिकल्पनाएं आई है जो कि इससे ज्यादा बेहतर है और सर्वमान्य भी है। तो ये इन सभी बिंदुओं के आधार पर जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना का मूल्यांकन किया गया तथा उसकी आलोचना की गई और उसको नकारा गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो इनकी परिकल्पना है बहुत हद तक सही नहीं है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। धन्यवाद।